प्रिय भाइयों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे देश में छाया हुआ है। मैं एपी सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट और एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़। एक बात बड़ी बारीकी से समझना होगा। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, इस देश में एक परंपरा है कि जो राजनीति में है उसका वंश या उसके वंशज राजनीति में रहेंगे। जो ब्यूरोक्रेट आते हैं यूपीएससी से, और यूपीएससी को मैंने बहुत करीब से देखा है। जो विभिन्न मंत्रालयों में अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग यूपीएससी में पोस्टेड हैं, कंसल्टेशन के रूप में कंसल्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और नियम और कानून और कायदे सबके लिए समान हैं। 2 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति यूपीएससी में तैनात नहीं रह सकता। लेकिन एग्ज़ाम परीक्षा राजकुमार जी और कई ऐसे व्यक्ति आज भी 3 वर्ष से ज़्यादा, मतलब 5 वर्ष 2019 से लेकर के 2023 तक लगातार पोस्टेड हैं, और इस बारे में पत्र लिखे गए और कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन किसी को हटाया नहीं गया। और इसके साथ एक देश के साथ एक जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीति और सरकार और विपक्ष। जब इस सरकार विपक्ष में होती है तो उसको बहुत कमियां नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि वो जब सरकार में बैठेंगे तो राजा हरिश्चंद्र जैसी सरकार चलेगी, राम राज्य आ जाएगा और जनता सुखमय होगी। और जैसे सरकार आती है, सरकार आने के बाद आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी कानून, कुछ भी लिख के दें, कोई कार्रवाई नहीं। और नरेंद्र मोदी का पीएमओ कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके कार्यालय की बात मैं कर रहा हूँ। और राज्यपाल उत्तर प्रदेश इस मामले में अव्वल है। आपकी किसी भी शिकायत का कोई भी निस्तारण नहीं देते हैं। राष्ट्रपति भवन को जो याचिका जाती है, अगर आपने 100 याचिकाएँ भेजी हैं तो 2 में अवर सचिव PC मीणा ऑर्डर कर देते हैं सिंपली रटाया कि आवश्यक कार्रवाई करें और आप पिटिशनर को स्वयं जवाब दे दें। ऐसा मुख्य सचिव को आ जाता है। उस पर मुख्य सचिव कुंडली मार कर बैठ जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तो जो भी चीफ सेक्रेटरी हैं वो कुंडली मार के बैठ जाते हैं। जनता असहाय होकर रह जाती है कि जाएं तो कहाँ जाएं। ऊपर से एक नया चलन कहें या नया सिचुएशन कहें, महंगाई हज़ारों गुना ज़्यादा है। आम आदमी का वेतन, मजदूर का वेतन कुछ और है। ब्यूरोक्रेट, जो लोग उद्योग में हैं या राजनेता हैं या न्यायपालिका में हैं, या उनके अतिरिक्त किसी का वेतन इतना नहीं है कि महंगाई से मुकाबला कर सकें। तो यूपीएससी में करप्शन है, यूपीएससी में भ्रष्टाचार मानेंगे, और अभी जल्दी ही हम कार्रवाई करेंगे। यूपीएससी जिसे चाहती है उसको कलेक्टर के पद पे करती है। यूपीएससी पूरी तरह मनमाना रवैया अपनाती है, क्योंकि जितने भी यूपीएससी ने इधर 98 के बाद IAS ऑफिसर दिए हैं, किसी भी IAS IPS में वह स्थितियाँ नहीं मिली हैं कि मौके पर जाकर असली निरीक्षण करें जनता के लिए आदेश दें या उनके आदेश को कोई पालन करता हो। 2000 के बाद सबसे ज़्यादा गिरावट आई हुई है। और
ब्यूरोक्रेट ही सारी कार्रवाई करते हैं। राज्यों के जो चेयरपर्सन हैं उन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जांच होती है। जैसे बहुत पहले बीजेपी ने हो हल्ला मचाया कि 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में जो यूपीपीएससी के चेयरपर्सन थे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनको हाई कोर्ट के दखल के बाद हटाया गया। तो मैं आज यूपीएससी की ही बात करूंगा। यूपीएससी पूरी तरह जान चुकी है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और यूपीएससी के चेयरमैन इस समय मौर्य जी हैं, क्योंकि वो सीनियर सदस्य थे। अब इनकी नियुक्ति में कोई परीक्षा नहीं होती कि भाई इनका क्या टैलेंट है, ये अध्यक्ष बनकर आ गए, वरना कोई रिटायर्ड आईएएस आ जाएगा वो बन जाएगा। जो व्यक्ति एलएलबी पास हैं, न्यायपालिका के हैं, अब एक दो बातें अगर उठाई भी गई तो एक आध लोगों को आईएएस बना करके ये संदेश दे दिया गया, देखिए साहब हमने गरीबों को दिया। सच्चाई ये है कि सेल्फ स्टडी वाले लोग आईएएस में चयनित होते ही नहीं हैं। बिना कोचिंग किए, बिना किसी मार्गदर्शन के नहीं हो रहा। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने एक बहुत ही चर्चित उद्योगपति से सहयोगात्मक रूप से उनसे ये कहा था कि हमें आप अपनी कंपनी में दिल्ली में नौकरी दे दीजिए। बहुत बड़ा नाम है उनका और बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके और ट्रक कंपनी है और अभी तक उनके मेल का जवाब नहीं आया। अब तो बुजुर्ग हो गए, मैं नाम भी डिस्क्लोज कर दूँ, माननीय श्री रतन टाटा जी। तो उनके यहाँ मैंने मेल किया था और जिस तरह से यूपीएससी में घिस घिस कर ज़िंदगी बर्बाद हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसी के साथ ब्यूरोक्रेट की जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी ब्यूरोक्रेट तय करते हैं और जितना पैसा भ्रष्टाचार में बह जाता है उसकी जांच करने की कोई भी परिस्थिति, कोई भी इकाई, कोई भी पैरामीटर न भारत सरकार के पास है न राज्य सरकार के पास है। और इनका एक तोता है सीबीआई, जिसको विधिक रूप से अभी तक मान्यता ही प्राप्त नहीं है अन्वेषण करने की, जांच करने की। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टे ऑर्डर दे रखा है। एक हाई कोर्ट के जज ने सीबीआई के विषय में टिप्पणी की थी कि सीबीआई क्या है, क्या इनको इन्वेस्टिगेशन के अधिकार मिले हैं, वैधानिकता क्या है। इस तरह के क्वेश्चन वैधानिकता को लेकर थे, मुख्य बिंदु ये है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे चल रहा है। अब चूंकि समस्या इस बात की है कि मेरे भी 4 अटेम्प्ट हो गए हैं। ईश्वर ने खैर दिव्यांग बनाया है, इसके लिए धन्यवाद। कम से कम 40 साल 42 साल तक परीक्षा दे सकूंगा और अभी अटेम्प्ट बचे हुए हैं। मैंने बहुत करीब से आईएएस अधिकारी, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डीजीपी, प्रमुख सचिव ये 2002 से मैं देखता आ रहा हूँ। मैं 2002 से रविंद्र सिंह, प्रशांत कुमार जी 2007 के बाद में आईएएस थे, लखनऊ के कमिश्नर थे और सबसे चर्चित आईएएस से भी मैं मिला और उनकी कार्यशैली किसी को पसंद ना आई हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई, बहुत भा गई। श्रीमान विजय शंकर पांडे जी, मैं पांडे साहब का बहुत ही सम्मान करता हूँ। आते आते उन्होंने एक शिकायत प्रकोष्ठ बना दिया। मिलने का तरीका बहुत अच्छा था और एक मित्तल साहब थे। तो इस तरह करीब 10 आईएएस अधिकारियों से मिलना रहा। अब तो मैं 32-33 साल का हो गया हूँ, लेकिन मिलना रहा। जिलाधिकारी से भी मिलता रहा, लेकिन जो चीज़ आमोद कुमार में थी
वो चीज़ किसी जिलाधिकारी में आज तक नहीं मिली। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार इस रवैये पे काम करती है कि अगर आप प्रमुख सचिव से बात करना चाह रहे हैं तो प्रमुख सचिव आपसे बात नहीं करेगा। या मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने के लिए मैंने करीब पिछली सरकार में 17 के बाद जो सरकार आई थी तो उसमें मुख्यमंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा था कि मैं व्यक्तिगत मिलना चाहता हूँ। उसका कोई जवाब नहीं आया। जब आरटीआई पूछी तो एक मजाकिया किस्म का जवाब आया कि आप जनता दर्शन में मिल सकते हैं। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि मैं ट्रस्ट चला रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत बात करनी होती है, 15-20 मिनट आधे घंटे की मुलाकात मुख्यमंत्री से चाहते थे, लेकिन वो आज तक नहीं मिली। और इस तरह से गरीबी को जो कार्य योजनाएँ हैं जैसे मनरेगा है, नरेगा है, 12वां वित्त है, 14वां वित्त है, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी योजनाएं लागू हैं ब्लॉक में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इनमें है। कोऑपरेटिव विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपको मिलेगा। बिजली विभाग है, आपका सिंचाई विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, ये सब बहुत ज़्यादा करप्टेड है। सबसे ज़्यादा अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं। और अब तो इस समय सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग है खाद्य एवं औषधि विभाग। सीतापुर का इतना भ्रष्ट विभाग है कि आप घी लेने जाइए वो भी मिलावट, उसमें भी डालडा, जांच का कोई पैरामीटर नहीं। और आपको कहीं भी कोई मेडिकल स्टोर वाला बिल नहीं देगा, कोई भी आपको ये किराना वाला बिल नहीं देगा। तो पूरा केमिकल खाइए आप और बधाई दीजिए सरकार को। और सरकार को जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, सरकार कितनी अच्छी है, इसलिए सरकार को मतदान जरूर करिए ताकि आपका ये शोषण दोबारा से कर सके। पहले क्या होता था कि आपका अपना खेत था, अपनी भैंसें थी, अपनी गायें थी और अपने चीज़ों का आप इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे आपकी चीज़ों को ख़राब बताया गया और अपनी चीज़ों का आदी बनाया गया। एल्युमिनियम के बर्तन में खाने से घातक बीमारी है, लेकिन आज भी एल्युमिनियम के कुकर चल रहे हैं। जुडिशरी क्या देख रही है? जुडिशरी को पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दे दी है, लेकिन कोई भी जज अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहा, करना चाहता भी नहीं है। कौन से उसके रिश्तेदारों के साथ अहित हो रहा है, बेचारी जनता ही तो परेशान है। और ये तो रोज़ की बातें हैं, हत्या, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, महंगाई, मारा पीटी, जगह ज़मीन की छिनाई, सब रोज़ की बातें हैं। और सरकार भी इसकी आदी है। आवश्यकता क्या है किसी को न्याय देने की? और जब कोई मंच मिलता है, जब हजारों की भीड़ होती है, तो नेताजी ऐसे बात करते हैं जैसे राम राज्य अभी उतर रहा है, कलयुग जा रहा है। तो मैंने बहुत करीब से देखा है। चाणक्य ने एक बात कही थी, आप सब लोग ध्यान से सुने, जो सरकार भ्रष्ट होगी उसके यहाँ महंगाई नहीं होगी, और जो ईमानदार सरकार है वो महंगाई बिल्कुल नहीं करेगी। जो भ्रष्ट सरकार है उसके यहाँ महंगाई सबसे ज़्यादा होगी। और भ्रष्ट सरकार जब महंगाई करती है तो वो टैक्स लगाती है जनता के ऊपर। 10 रुपये की चीज़ आपको 500 रुपये की बेचेगा। जनता त्राही त्राही करेगी। तो ऐसे में चाणक्य ने कहा कि ऐसी सरकार को बिल्कुल सहयोग मत करिए। अभी कुछ बातें अगर कंपैरिजन की जाए तो बड़ी हंसी आएगी। अभी जैसे कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो कांग्रेस की सरकार को बहुत भ्रष्ट मानता हूँ। बिजली के लिए हाय हाय थी, खाद के लिए हाय हाय थी, गैस के लिए हाहाकार मचा। और जो टेलीविज़न होता है, कांग्रेस की जो सरकार थी, टेलीविज़न उस समय बहुत महंगा था, टेलीविज़न कलर कोई ख़रीद नहीं पाता था। इसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की सरकार ने टेलीविज़न को सस्ता कर दिया, घर घर टीवी आ गया। इसी तरह मोदी जी, मुझे याद है कि बिजली की बड़ी किल्लत थी और मैं सोलर पैनल लेने गया था। उस समय टाटा का 250 रुपये वाट सोलर था। ये कांग्रेस की सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। और बिजली का आलम, अब बुआ जी की बात कर लिया जाए,
बहन कुमारी मायावती जी और बुआ जी की सरकार और नेताजी की सरकार, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, इन दोनों गवर्नमेंटों में, या जो बीजेपी की सरकार इससे पहले आई, चाहे राजनाथ सिंह की रही हो या कल्याण सिंह की रही हो 99 से, इनकी जो जिनकी भी सरकारें आई, बिजली का उत्तर प्रदेश में ये हालत था कि 8 घंटे सुबह बिजली ले लो तो पूरी रात गायब, रात में ले लो तो पूरा दिन गायब। इसके बाद मुलायम सिंह की सरकार आई, फिर बुआ जी की सरकार आई। बुआ जी की सरकार में तो एकदम स्पष्ट हो गया, बुआ जी ने साफ कहा कि बिजली 7 दिन दिन में रहेगी, 7 दिन रात में रहेगी। अच्छा भाई, हाहाकार मचा, बड़ा परेशानी हुई। बजट भी है, ऐसा नहीं कि बजट नहीं, बजट हमेशा से रहा, लेकिन इनकी मोनो पॉलिसी गड़बड़ थी। इनको जो एडवाइस कर रहे थे आईएएस ऑफिसर, वो चीज़ें गलत थी। अच्छा, 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई। अखिलेश यादव की सरकार खुले रूप से अखिलेश यादव के अगर विचारों से चलती, ठीक चलती। अखिलेश यादव को मैं पुराना समर्थक रहा, उनकी पार्टी में कभी रहा, लेकिन उनकी पार्टी में जातिवाद हावी रहा। और मतलब 1-2 बार मैं 2002 में मैं मिला, 2004 में मैं मिला अखिलेश जी से। इसके बाद ये मुख्यमंत्री बन गए, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद इनसे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तो बिजली की बात मैं बता रहा हूँ। तो जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए का कुछ पैकेज पास किया और बिजली व्यवस्था में सुधार किया। जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे, जगह जगह सारी व्यवस्थाएं की, बिजली बहुत अच्छी हो गई। लेकिन उसमें भी चूँकि उसमें कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को बिजली से मतलब नहीं था, दिक्कत थी। अब मोदी जी में मैं नहीं कहता कि टोटली अच्छाइयाँ हैं। मोदी जी आए, मोदी जी भाई ज़मीन से जुड़े नेता थे, गरीबी देखी थी, लालटेन देखी थी। अब मोदी जी आते आते कहने लगे नहीं भाई, बिजली दीजिए भाई सबको। अब उन्होंने बिजली के लिए व्यवस्था की, कोयला महंगा, सब महंगा, तो उन्होंने कहा ना जी, अब हम सोलर पैनल देंगे सबको। सोलर पैनल सब जगह लगाया गया, व्यवस्था की। आज ये आलम है कि सबसे ज़्यादा बिजली मोदी सरकार में मिल रही है और योगी जी मिल रही है। योगी जी से मैं 2013 में मैंने एक पत्र लिखा था और मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा हुआ था, तो योगी जी से पत्राचार पे ही कार्रवाई हो गई थी। योगी जी उस दिन से मैं योगी जी को मानता था, लेकिन अब ये बड़ी स्थिति बन गई, वो मुख्यमंत्री बन गए, मुलाकात नहीं हो पाई। अब मुलाकात नहीं हो पाई तो वो हमें क्या जाने, हम उनको क्या बताएं भाई हम क्या हैं। अब योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सख्त, और ये अच्छा भी, क्योंकि अब अखिलेश यादव की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई और हिंदू बहु बेटियों के साथ समस्याएं होने लगी। लॉ एंड ऑर्डर एक मजबूरी हो गई। योगी जी सरकार आई, लोगों ने पसंद किया, लेकिन 19 अवस्थी जब तक अपर मुख्य सचिव रह रहे, अच्छी सुनवाई हुई। इसके बाद उनके जाने के बाद परिस्थितियाँ बदली, ब्यूरोक्रेसी बदली। ब्यूरोक्रेट जहाँ चेंज होते हैं सुनवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री कितना भी ईमानदार ले लीजिए, पीएमओ कितना भी ईमानदार ले लीजिए, लेकिन गैस का रेट 1100 रुपये ये जनता को परेशान कर रहा है। और किसी भी कंप्लेन पर सुनवाई न होना, आपकी मेडिकल स्थिति बहुत ख़राब है। दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड की बात मैं करता हूँ, ये बहुत अच्छी योजना है, इसको भी नौकरशाह पलीता लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो भी अधिकारी हैं इससे जुड़े हुए, मेरे पारिवारिक सदस्य का ऑपरेशन हुआ, फेफड़े का ऑपरेशन था, उसमें नली पड़ी, 3 बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और गोल्डन कार्ड सही था, लेकिन उसको मौके पे गलत ठहरा दिया गया। फिर बाद में काफ़ी डिप्टी सीएम की हेल्प मिली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सचिव की मदद मिली, खैर ऑपरेशन हो गया। फिर ऑपरेशन होने के बाद में इन लोगों ने, अगर पैकेज आपको ज़्यादा लगा कि हाँ भाई जिस अस्पताल में इलाज हो रहा था
उसमें ज़्यादा उसने पैसा दिखाया है, तो उस पर उसकी जांच होनी चाहिए थी। आप उसको देखते हैं, आप पूरा पूरा पैकेज इन्होंने खारिज कर दिया जो 80-85 हज़ार रुपये का था। 15 दिन बाद उसको आज भी ज़रूरत पड़ रही है, उसकी ओपीडी बंद हो गई। अब सारा पैसा हम लोग अपने पास से लगा रहे हैं और इस पर कंप्लेन भी गई है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें वाह इंडिया एक जो इसमें थर्ड पार्टी बीमा कंपनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हमने सीबीसी को लिखा है। और एक चीज़ और, जब एक कार्यकर्ता होता है, पार्टी का कार्यकर्ता, वो अपने पास से जो उसके घर में बनता है खिलाता है, वो भी शायद बेरोजगार ही होता है, आपका सम्मान करता है, आप उसके मरने पर भले ही न जाते हो, लेकिन आपके पिताजी की, आपकी पार्टी की वो जय जयकार करता है, जिंदाबाद करता है। इसके बाद में आप मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, आप उस कार्यकर्ता को भूल गए। ये समाजवादी पार्टी में हमेशा होता रहा, बीजेपी में भी हो रहा। टैलेंट के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से आपने उसको मौका नहीं दिया। आज मैं ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या कारण है कि यूपीएससी में मेरा चयन होने में इतना विलम्ब हो रहा है। जितना ज़्यादा विलम्ब होगा उतना ज़्यादा समय बर्बाद होगा, क्योंकि अगर मोदी जी आज प्रधानमंत्री न होते तो उनके विषय में कोई नहीं जानता। योगी जी की कैपेसिटी आज पूरा इंटरनेशनल देख रहा है कि इतना ज़्यादा प्रतापी व्यक्ति, इतना ज़्यादा अच्छा मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हमारे साधु हैं, संत हैं, उनका चरण स्पर्श, लेकिन उत्तर प्रदेश को जिस आग में झोंका गया था, अपराध की आग में, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, और जानवरों से बड़ा प्यार है। मुझे भी बड़ा प्यार है। मेरे यहाँ 4-5 भैंसें पली हैं और ये करीब 2000 से पली हैं, शहर में पली हैं। 1500 रुपये कुंटल का भूसा हम लोग खरीदते हैं। और मैं तो खुद दिव्यांग हूँ और जानवरों से बड़ा प्रेम है। योगी जी को मैंने फॉलो किया, योगी जी को मैंने सुना, और सबसे ज़्यादा तो मैं मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर है, उसको ठीक किया है। और इस विषय में कोई शक नहीं है कि उपद्रवी हर क्षेत्र में है, चाहे जिस समाज की बात आप कर लें। हमारे महमूदाबाद में एक बात और भी है, सीएचसी की हालत बड़ी ख़राब। यहाँ एक डॉक्टर 10 साल से तैनात है। खुरवल एक सीएचसी पड़ती है यहाँ महमूदाबाद से, तो उसमें डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, खून की जांचें करते हैं, और नंबर 2 के बहुत अस्पताल खुले हुए हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। तत्कालीन सीएम मधु गौरोला सबसे ज़्यादा भ्रष्ट थी और उसको प्रमोशन दिया गया। ये सारी स्थितियाँ इस प्रकार से बनी हैं। तो मैं ब्यूरोक्रेसी पे ही बात कर रहा था। सरकार से ज़्यादा पावरफुल है ब्यूरोक्रेसी, और मैं इसीलिए यूपीएससी में जाना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं, ईश्वर की कृपा नहीं है, यूपीएससी का आशीर्वाद नहीं है। लेकिन ये बात तो आरटीआई में डालूंगा कि यूपीएससी में कुल कितने लोग हैं और कब से तैनात हैं, इनको हटाया जाए, इसमें दो राय नहीं है। और टीएन सेशन का मैं बड़ा भक्त रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर थे। मुझे बस एक बार मौका मिल जाए, मैं ऐसी कार्रवाई करूँगा कि याद करेंगे। और मैं इस चीज़ से असहमत हूँ। बाबा योगी जी ने जैसे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया, कानून कुछ भी लगाना ही पड़े, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कुछ भी हो, आईएएस बनने के बाद में हत्याओं का और भ्रष्टाचार का, महिला उत्पीड़न का मामला 0.1% से कम हो रह जाएगा। मैं इतनी ज़्यादा कार्रवाई करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा और इस देश का
कि संसाधनों की कमी है, अंग्रेजी कुछ कमज़ोर है, मैथमेटिक्स कुछ कमज़ोर है, बस इतना है, बाकी कोई कमी नहीं। और अब वो ज़माने चले गए कि अटल जी आ गए और कहने लगे भैया आपको कल मंत्री बनाना है, रात में फ़ोन आ गया कि भैया आप मिनिस्टर बन गए। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ऐसा फ़ोन कॉल करके चमत्कार करेगा कि आप कल भैया आप उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री बन रहे हैं या मंत्री बन रहे हैं, तो ऐसा चमत्कार नहीं होगा। हमें यूपीएससी या जुडिशरी दो ही जगह पर विश्वास है जहां कुछ हो सकता है, और अभी हमने हार नहीं मानी है और हार मैं आखिरी तक नहीं मानूंगा। इस दुनिया में दो ही तीन दर्द हैं, अपराध, भ्रष्टाचार और बोलता गरीबी। गांव में अगर आप जाइए तो आज भी कच्चे घर बने हैं, लोगों के पास 20 रुपये नहीं हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, 10 किलोमीटर पे अच्छे अस्पताल नहीं हैं, माताएं बहनें डिलीवरी के लिए आती हैं और यहाँ महमूदाबाद में फंस जाती हैं, और फर्जी अस्पताल खुले हुए हैं, लूट रहे हैं। यही हाल लखनऊ का है। सीधी बात ब्यूरोक्रेसी से होनी चाहिए। आखिर समस्या कहाँ है? और जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक होते हैं और थाने होते हैं और एसडीएम होते हैं, तो न्याय की पहली पीढ़ी है। आदमी जब पीड़ित होता है तो वही जाता है। मेरी नज़र में डिप्टी एसपी अजीत सिंह चौहान यहाँ बतौर कोतवाल 2012 में सेवाएं दे रहे थे, बहुत ही ईमानदार थे। आज कानपुर में डिप्टी एसपी हैं। और एक सबसे बड़ा दर्द है कि अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम ओबीसी के ऊपर खूब लगा पैसे के लिए। मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। विचारण न्यायालय कैसे विचारण करता ये भी पता हो गया, हाई कोर्ट को मैंने लिख दिया, सारी चीज़ें पता हैं। वकील साहब आपके साथ क्या करते हैं? कोई वकील नहीं चाहता कि मुकदमा जल्दी डिस्पोज ऑफ हो। मैं तो ये चाहता हूँ गाय माता है, सब कुछ सही। आज हम केमिकल का दूध पी रहे हैं और गौ रक्षा नहीं कर पा रहे हैं या भैंसों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो उपयोगी पशुधन है। गैस इतनी महंगी है, अगर घर घर पशु पाले जाएं और गैस की व्यवस्था उनके गोबर से की जाए ऑटोमेटिक, तो गैस की भी उपलब्धता कम नहीं होगी और आराम से गैस मिलेगी। और जापान से एक बात सीखने वाली है कि जो चीज़ महंगी हो उसकी खरीदारी बंद कर दीजिए। दूसरी बात, एक चीज़ मैं और करना चाहता हूँ अपने देश में, जो भोजन बच जाता है थालियों में, तो इस पर जुर्माना होना चाहिए कि भाई खाना उतना दीजिए जितना खाना आप खा सकते हो, और अधिक खाना अगर आप ले रहे हो तो जुर्माना अदा करिए। और एक ऐसे बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बचा हुआ खाना गरीब लोगों तक, गरीब जानवरों तक पहुँचाएँ। अब हम लोग आर्सेनिक का पानी पी रहे हैं, इतना ख़राब पानी पी रहे हैं, और मुझे मेरे ट्रस्ट को वाटर कूलर मिला है। बोरिंग अभी 3 साल में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर नहीं हो पाई है क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार से मैं खुद पीड़ित हूँ। इसलिए मैं यूपीएससी में आना चाहता था। जैसे लोग प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मुझे मनुष्य बनाइए, मनुष्य योनि में लाइए, दुर्भाग्य कटे, तो हमारी भी ईश्वर से हमेशा प्रार्थना रही कि हम यूपीएससी में आईएएस क्वालिफाई हो और जिलाधिकारी के रूप में आए, काम करें। कोई सूट बूट से मतलब नहीं रहता, सुनवाई राजा भैया जैसी करनी चाहिए। आप रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी रोक करके सुनवाई करिए। आमोद कुमार जी तो गाड़ी रोक करके सुनवाई करते थे, आईएएस ऑफिसर। अगर सड़क पे लोग हैं तो वहाँ रुक जाना चाहिए, वहाँ पर सुनवाई करनी चाहिए। गांव में कैंप लगाने चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है,
वो ज़रूर आए। जिन कानूनों की हमें ज़रूरत है वो कानून आए, और जहाँ पर कोई भी आदमी हो, अगर वो अराजक तत्व है तो उसको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना चाहिए, किसी को गलत ना फंसाएं, किसी का शोषण ना करें, किसी की मजदूरी का फ़ायदा ना दें, और हमेशा से कुछ ना कुछ पढ़ें। खाली समय मैंने किताबें पढ़ लीजिए, और अनावश्यक किसी के घर मत जाइए, किसी के पास मत बैठिए, किसी से मतलब मत रखिए, और हमेशा ही देखें कि पूर्व की घटनाओं से शिक्षा लेने की ज़रूरत होती है। और ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति हमारा मित्र है, अगर उसको नुकसान पहुंचेगा तो हमें भी दुख होगा। तो शासन प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, और यूपीएससी के संबंध में यथाशीघ्र भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा। जो भी परिस्थितियां हैं उनमें सुधार की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।